Assalamu alaikum 9th class. Chapter number 3 periodic table and the periodicity of elements. Lecture number 4 इसमें आज हम periodicity of elements को डिस्कस करेंगे. Periodicity लफ्ज का मतलब होता है किसी भी चीज का अपने आप को दोहराना, रिपीट करना किसी एक टाइम इंटरवल के बाद, किसी एक मखसूस टाइम के बाद. ठीक है, तो periodicity of elements का क्या मतलब होगा? Repetition of properties after some interval is called periodicity of elements. Elements क्या करते हैं? अपनी properties को repeat करते हैं. ठीक है, आफ्टर सम इंटरवल किसी एक मखसूस वक्फे के बाद ग्रुप वाइज एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराते हैं, और जब दोहराते हैं तो उस अमल को पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स हमने क्या किया है? हमने कुछ ग्रुप प्रॉपर्टीज रखी है एलिमेंट्स की, जिनमें से सबसे पहले हमारी एटॉमिक रेडियस है. तो उसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या है कि हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल. कि अगर जो हमारे एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके सेंटर्स के दरमियान में जो हिस्सा होगा, उनके सेंटर्स के दरमियान का जो फासला होगा उसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं. ये डिस्टेंस का मतलब क्या है? हमें पता है फासला है. ठीक है जी, और सेंटर क्या होता है? उसके दरमियान जो न्यूक्लियस है. ठीक है, एडजेसेंट सामने वाले एटम एक साथ जो रखे हुए. ठीक है जी, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का चक्कर है. होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो, सेम एटम्स हो, लाइक H2, N2 और F2 एंड एक्सेट्रा. अब मामला क्या हुआ? यहाँ पर हमने होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों लिया? हमने इसलिए होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल लिया कि हम जानते हैं कि एक एटम इतना छोटा है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते. तो जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो हम उसका एटॉमिक रेडियस किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो इसीलिए हमने होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है हमने उससे जो है वो कैलकुलेट किया और एटॉमिक रेडियस को पढ़ लिया और उसको पहचान लिया. तो ये एक मिसाल मैंने यहाँ पर रखी है कि अगर ये हमारे पास सोर्स है कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, इसके सेंटर्स के दरमियान का जो फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे. ठीक है, और वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा. एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम. ठीक है जी, और एंगस्ट्रॉम एक निहायत ही छोटा यूनिट है. ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है, अगर हम बात करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम की, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है जी, 10 पे पावर -10 की मीटर्स में. ओके भाई, ट्रेंड्स की बात करते हैं. तो ट्रेंड्स क्या है एटॉमिक रेडियस के? इन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स के अंदर जो होता है क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है जी, किस वजह से इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो इस वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है. और इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. सही है जी, और एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका पीरियड्स के अंदर डिक्रीज होगा. वजह क्या होगी इसकी? वजह ये होगी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटम के ऊपर. ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं आप, जो हम प्लस लगाते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो वो अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके जब रखता है अपने ऊपर प्लस चार्ज. ठीक है जी, तो जब अपने इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो उसका एटॉमिक रेडियस घट जाता है, और जब उसका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इसी तरह से एक और अब ये बुक्स में या अक्सर उसमें एमसीक्यूज में ऑप्शन होते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो टॉप टू बॉटम का मतलब है ग्रुप्स. तो ग्रुप्स के अंदर तो हमेशा एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, और कहते हैं लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है पीरियड्स. ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड्स है, और टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप है. तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा. ठीक है, अब हम सेकंड इसका पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो हम नेक्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स की. एक आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल. वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम मिकदार में एनर्जी जो हमें जरूरत हो, जिसकी हमें जरूरत हो किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसके लास्ट शेल से, मतलब वैलेंस शेल से निकालने के लिए. ठीक है, आयनाइज करने के लिए जो एलिमेंट्स को एनर्जी इस्तेमाल की जाती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. यहाँ एक एग्जांपल है सोडियम की. इसे हम सोडियम के बारे में पढ़ते हैं. तो सोडियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करवाने के लिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना है. तो अब उसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमें हीट एनर्जी की जरूरत होगी. जो हम इसे हीट एनर्जी देंगे उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. ठीक है जी, और जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? सॉरी, इस एटम को आप क्या कहेंगे? आयनाइज हो गया. ठीक है, किस वजह से आयनाइज हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से. ओके, यूनिट क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का? किलो जूल्स पर मोल इन एसआई सिस्टम. ठीक है, एसआई यूनिट्स में इसका जो यूनिट होगा वो किलो जूल पर मोल होगा. ठीक है, इस तरह से सीजी सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है
किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम में। ओके, ट्रेंड्स क्या है इसके? इन ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ग्रुप्स के अंदर मतलब टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एलिमेंट्स में अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे तो एनर्जी जो होगी वो कम से कम हमें चाहिए होगी किसी इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए, वैलेंस शेल से निकालने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, टॉपिक आएगा अभी, एक और ग्रुप प्रॉपर्टी आएगी शील्डिंग इफेक्ट, कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करके रखता है, वो खींच के रखता है, शील्ड करके रखता है अपने शेल्स को, ठीक है। तो जितना दूर होते जाते हैं वैलेंस शेल्स, उतनी ही जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है, और जितनी अट्रैक्शन कम होती जाती है उतनी ही कम एनर्जी चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए, ठीक है। सोडियम के लिए अगर बात करते हैं, सोडियम को हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो काफी एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन अगर इसी के नीचे की बात करते हैं हम पोटेशियम की, तो उसके लिए थोड़ी कम चाहिए होगी। फिर अगर उसके नीचे बात करते हैं रोडियम की, तो उससे कम चाहिए होगी। तो इसीलिए हमने कहा कि जो ट्रेंड्स हैं इसके ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज ही होती है। इन पीरियड्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सेकंड है हमारे पास कि पीरियड्स के अंदर मतलब लेफ्ट टू राइट हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। किस वजह से? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। हमने पिछले में पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही है दरअसल, एटॉमिक नंबर ही है। जब एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता है पीरियड्स के अंदर तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकालना था तो उसके लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट के हिसाब से जाते हैं तो मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। इस तरह थोड़ा आगे जाते हैं एल्युमिनियम के पास पीरियड्स के अंदर ही, तो एल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो वो और मुश्किल हो गया हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो इसलिए हमने कहा इन पीरियड्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सही है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, तो अब नेक्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी कब? जब किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, ठीक है। मिसाल क्या है इसकी? मिसाल है कि क्लोरीन जो है हमारे पास 7 ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी 1 है, हमने पढ़ा था, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब करेगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, या वो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एंटर होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है जी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे, और फिर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। उस 1 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद, उस 1 इलेक्ट्रॉन को अपने लास्ट शेल में एंटर करवाने के बाद, इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट भी किलोजूल पर मोल, ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में वही किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। सेम है बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की तरह। ट्रेंड्स से क्या है? इन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप वाइज अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। और इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ड्यू टू एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है आयनाइजेशन एनर्जी की तरह, बस में क्या है? उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब उड़ रहा था, निकल रहा था वैलेंस शेल से, तो जो एनर्जी निकल रही थी, इस एनर्जी की हमें जरूरत थी, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होता है लास्ट शेल के अंदर, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ग्रुप प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. वो सलाहियत किसी भी एटम की, वो काबिलियत किसी भी एटम की, जिसके जरिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब हम मिसाल लेते हैं एक सिंपल बॉन्ड की, दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान बॉन्ड है। अब ये जो है बॉन्ड किससे बना है? सिंपल शेयरिंग से बना है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन ने शेयर किया है, तो इसके जरिए इनका बॉन्ड बना है। लेकिन अब क्या होगा? चूंकि फ्लोरीन जो है वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हमारे पीरियड टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन ही है, जिसकी वैल्यू 4.0 है, ठीक है। तो अब फ्लोरीन क्या करेगा? चूंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का, जो सेंटर में इन दोनों के दरमियान शेयर हुआ है, उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव का, और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल
पॉजिटिव का। तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग है, उसके अंदर हमें ज्यादा चीज समझ आएगी। ठीक है, इसके जो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने एक स्केल के जरिए इनकी वैल्यूज को जो है आइडेंटिफाई किया है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, और जिन्होंने ये कहा कि जो आपके नॉन मेटल्स है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास काबिलियत होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की, खींचने की, इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं उनके पास काबिलियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, ट्रेंड्स क्या है प्रेडिक्टेबल इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटती है। किस वजह से? शेयर्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो खुद ब खुद जो है कम हो जाएगी। और इन पीरियड्स मतलब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, जब हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारा चार्ज बढ़ेगा किसी एटम के ऊपर, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ज्यादा काबिलियत हो जाएगी एटम के पास कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कि एक एलिमेंट हमारे पास है बोरॉन। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है +3 का, मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए। ठीक है, और जो कि बहुत मुश्किल बात है। तो क्या होता है, बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, और इससे आगे जो एलिमेंट है फॉस्फेट ऑक्सीजन, उसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसान होते हैं। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्यों ले लेता है? क्योंकि वो उसे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। ठीक है, जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना शेल पूरा करने के लिए वैलेंस शेल, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपनी ग्रुप प्रॉपर्टी शेडिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो फिर अपनी लास्ट ग्रुप प्रॉपर्टी शेडिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। और शेडिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक कोर इलेक्ट्रॉन्स के और दूसरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के। कोर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे इनर शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनर शेल्स के लिए या फील्ड शेल्स के लिए। ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिन्हें हम वैलेंस शेल, जो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द शील्ड दैट प्रोटेक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो शील्ड जो प्रोटेक्ट करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, किस चीज से? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से निकलती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो शील्ड हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को बचाती है, उसे हम क्या कहते हैं? शेडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम की मदद से समझते हैं। क्या मामला है कि न्यूक्लियस जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस अपने अंदर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निकालता है, खारिज करता है, और वो तमाम शेल जो है वो फेल करते हैं। ठीक है, तमाम शेल्स फेल करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो हमारे फील्ड शेल होते हैं वो उस फोर्स को रोकते हैं, शील्ड करते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, कि ये फोर्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ना लगे। अगर ये उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगेगी तो उनकी मूवमेंट जो है, जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, वो खराब हो जाएगी। इसीलिए जो आपके फील्ड आपके जो शेल्स होते हैं, जिन्हें हमने कहा है कि इनर शेल्स, जिन्हें हमने कहा है कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स या वो आपके फील्ड शेल्स या आपके वो इनर शेल्स जो शील्ड बनाते हैं, जिसकी मदद से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस है वो नहीं छेड़ती हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम शेडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड्स क्या है इसके हमारे पीरियड टेबल के अंदर? इन ग्रुप शेडिंग इफेक्ट इंक्रीज। आप अगर टॉप टू बॉटम की बात करते हैं ग्रुप की, तो शेडिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो शेडिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, शील्ड जो है वो ज्यादा होती जाएगी, और हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो महफूज होता जाएगा। अच्छा, इन पीरियड्स शेडिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। लेकिन अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो शेडिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि हम पीरियड में हम यही बात करते हैं पहले से कि जो पीरियड्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो अगर जब हमारे शेल्स सेम रहेंगे तो जो शेडिंग इफेक्ट होगी, तो जो कवर होगा वो सेम रहेगा। तो ये था हमारा शेडिंग इफेक्ट, और ये सारे टॉपिक्स हमारे पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के। होपफुली आपको तमाम टॉपिक्स जो है वो समझ आए होंगे, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अच्छी तरह इसको जो है वो पढ़ें और रिवाइज करें, क्योंकि पेपर्स में अक्सर आते हैं ट्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।